नमस्कार, नई परख के राष्ट्र मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हर हफ्ते की तरह ही आनंद वर्धन जी और अभय जी हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है, नमस्कार। और हम इन दोनों लोगों से सप्ताह भर घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। आनंद सर, मैं पहला प्रश्न आपसे करना चाहूँगा हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बारे में। हिंडनबर्ग ने एक दिन पहले ये संकेत दिया कि भारत के बारे में कुछ बड़ा बताने वाला है। और बड़े बताने में यह बात सामने आई कि जिस सेबी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह अडानी के घपले का या तथाकथित घोटाले की जांच कर ले, उसी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी कि ऐसा कुछ हुआ है, हमें कुछ अंदाजा नहीं है, वगैरह वगैरह। और अब यह पता चल रहा है कि उसकी जो अध्यक्ष हैं वही इस पूरे घालमेल में शामिल रही हैं। इस तरह की इस रिपोर्ट को हम किस तरीके से देखें? आपको क्या लगता है कि यह भारत की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने वाला रिपोर्ट साबित होगा? मैं बहुत ब्रीफली मतलब 1-2 मिनट में एक बैकग्राउंड बता दूं कि इसमें है क्या मामला। देखिए, ऐसा है कि जो अभी हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने कुछ कुछ हवाले दिए हैं। माधवी बुज्जी जो इस समय सेबी की चेयरपर्सन हैं, उनके हस्बैंड धवल बुज्जी हैं, इन 2 लोगों का नाम है। और ये बताया गया है कि इन्होंने एक पैसा इन्वेस्ट किया था ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, जो बरमूडा में था। और दूसरा इनका जो फंड मैनेजर थे ट्राइडेंट फंड वाले थे, और तीसरा जो मैनेज कर रहे थे वो आईआईएफएल इंडिया वाले थे। ये 3 फंड को अगर मोटे तौर पे याद रखिएगा, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा। इन्होंने जो पैसा शुरू में इन्वेस्ट किया था 2015 में, वो बिल्कुल राइट है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, पैसा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे पद पे कार्यरत थे। माधवी जी भी विदेश में बहुत रही हैं। इनके जो हस्बैंड हैं धवल साहब, वो जो यूनिलीवर कंपनी है, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थे। मतलब ही वाज हेडिंग द प्रोक्योरमेंट पार्ट ऑफ, और वो बड़ा बात होती है प्रोक्योरमेंट दुनिया भर का। अगर आप वहां सिंगापुर में थे, और मतलब वो अभी शायद 2019 में या 20 में रिटायर हुए। ये तो इसकी बात हो गई जहां तक इनका पैसा वहां लगने की बात। अब जो दिक्कतें जहां से शुरू हो रही हैं, वो दिक्कतें ये शुरू हो रही हैं कि जब उन्होंने अलग अलग डेट है, क्योंकि आज हम लोग इसके लिए बाकी विशेषज्ञ हैं जो इस पे बात करेंगे। मैंने भी रवि नायर से भी बात की है, जो मुख्य रूप से इसका एक इंडिया के एक बड़े आम है जिन्होंने इस पे किया। लेकिन मोटे तौर पे बात यह है कि माधवी बुज्जी ने सेबी की पहले वो फुल टाइम डायरेक्टर हुई, फिर बाद में वो पिछले दो वर्ष से वो सेबी की चेयरमैन है, और चेयरपर्सन रहते हुए उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है इसमें। इस तरह की बात सामने आ रही है। दूसरा एक जो बड़ी बात आ रही है कि ये सारे जो फंड्स हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं, ये जिसको बोलते हैं ओपेक फंड, ये क्लियर नहीं है किसका कहां से पैसा आया, का बारबोडस से आया, मॉरिशस गया, मॉरिशस से निकल के सिंगापुर आया, वो एक ओपेक फंड होता है। और ये जो फंडों के नाम ले रहे हैं, जो जीडीओएफ जिसका ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें विनोद अडानी जो गौतम अडानी जी के भाई हैं, उनकी एक मेजर स्टेक है। मतलब ये सब लोग एक दूसरे के हैंड इन ग्लव्स हैं। अब आप सेबी के सबसे बड़े पद पे बैठी हुई हैं, तो सेबी की लास्ट रिपोर्टेड वो आई थी खबर कि 24 चीजों पे अडानी जी के ऊपर हिंडनबर्ग का जब आया था, उसका 24 ये बताया गया था कि 24 आरोप थे, उस पर 22 पे जांच पूरी हो गई, 2 पे जांच नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके कुछ कागज नहीं मिल रहे। खैर, एक बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि सेबी ने बिना इस देश को बताए करीब 6 महीने पहले या 5 महीना पहले, डेट्स मुझे तुरंत याद नहीं है, सेबी ने हिंडनबर्ग को एक शोकॉज नोटिस इशू किया। और अजीब सी चीज यह है कि जो विसल ब्लोअर है, जिसने कहा कि बेईमानी हुई, उसको इन्होंने शोकॉज नोटिस इशू कर दी। लेकिन बाद में उसको परस्यू इसलिए नहीं किया कि भारत की संधि बहुत से देशों में है जहां पे जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जो नियंत्रण करती हैं, वो एक दूसरे के यहाँ नोटिस इशू कर सकते हैं। अमेरिका वाला हमारे यहाँ कर सकता है, हम अमेरिका वाले कह सकते हैं। लेकिन उस पर पैर इसलिए थोड़ा सेबी ने खींचे। और एक सरप्राइजिंग बात और सुन लीजिए मजे की, कि हिंडनबर्ग ने उस नोटिस को सार्वजनिक किया कि साहब ये नोटिस सेबी से हमारे पास आया है। मतलब हिंदुस्तान में हम सब लोगों को या किसी को भी अगर पता लगा तो हिंडनबर्ग ने भेजा, सेबी ने नहीं भेजा कि मैंने ये नोटिस भेजा है। और फिर सेबी को ये लगा कि ये मामला इसलिए गड़बड़ हो जाएगा कि अगर हिंडनबर्ग तो चाहता था, ये हिंडनबर्ग चाहता था कि आप अमेरिकन कोर्ट में आ जाइए, क्योंकि जब एक बार आप अमेरिकन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। वो हिंदुस्तान नहीं है कि यहाँ पे आपने कहा कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे।
तो फिर इन्होंने धीरे से उसमें से निकलना, इनको लगा कि नहीं ये मामला तो गड़बड़ हो गया है, जेपीसी में भेज दो। जैसे जेपीसी में नहीं भेजा गया कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उससे इन्होंने धीरे से अपने को विड्रॉ किया। अब जो मूल इशू यहाँ पे है कि 2-3 इश्यूज हैं। एक ये है कि गौतम अडानी के ऊपर जब वो आरोपित थे, गौतम अडानी के ऊपर आरोप लगा हुआ था, और गौतम अडानी अभी एक सवा साल पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, ये माधवी बुज्जी से मिलने गए और लंबी मुलाकात हुई। तो आप जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर एक जांच चल रही है, उससे उस जांचकर्ता का सबसे ऊपर के पद पे बैठा हुआ चेयरमैन कैसे बात कर सकता है? नहीं संभव है, ये नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर इस समय इनके ऊपर कुछ आरोप लगे और वो आरोप नाम के साथ लगे, मतलब ये फंड इतने दिन इस तारीख इतना पैसा ये इसके साथ लगे हैं, कोई ये नहीं है कि जनरल कह दिया कि वो अरे वो बड़ा वो है, वो बड़े पैसा बना, ये नहीं। इस तारीख को इतना पैसा गया, इस तारीख को इतना पैसा गया, इस तारीख को इन्होंने कहा कि मेरी जगह मेरे हस्बैंड इसको हैंडल करेंगे। तो सारे जो भी आरोप है वो लिखित रूप में डॉक्यूमेंट के साथ। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि माधवी बुज्जी को वहां से हट जाना चाहिए। अगर वो सेबी के पद पे बनी रहती हैं तो कोई निष्पक्ष जांच इस देश में नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेबी ही वो है जो जांच करता है, वो कैसे जांच करेगा। दूसरा ये बहुत अजीब सी बात है, वो बात ये है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया। मतलब माधवी बुज्जी की तरफ से आ गया, उनके हस्बैंड की तरफ से आ गया कि भाई ये सब बेकार है और हम लोग इसका डिटेल जवाब देंगे। सरकार ने सन्नाटा खींच लिया, कोई वक्तव्य नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से पहला वक्तव्य आना चाहिए कि भाई हम उनको छुट्टी पे भेज रहे हैं या उनको पद से कह रहे हैं कि भाई आप छुट्टी ले लीजिए और हम इसकी जांच कर रहे हैं। जांच एक समय सीमा में होगी, 1 महीना में होगी, 2 दिन में होगी, 1 घंटे में लेकिन जांच का नाटक तो कर लीजिए। वो जांच आप नाटक भी करिए, लेकिन प्लीज गो थ्रू दैट नाटक। आप अगर ऐसे ही करेंगे तो देश की जो सारी संस्थाएं जिस तरह से टूट रही हैं, उस तरह से सेबी सबको पता था, लेकिन सेबी के एविडेंस के साथ ये टूट रही है, वो एक बार फिर जाहिर हो जाएगा। कमल जी। अब सर, हिंडनबर्ग का जो ये नया खुलासा है, क्या उससे ऐसा लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारी संस्थाओं पर अडानी जी का मजबूत कब्जा है और जिस तरीके से चाहे वैसे चीजों को घुमा लेते हैं? या फिर जैसे सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि देश का विपक्ष तो पूरी तरीके से विदेशी ताकतों पर निर्भर है, वहां से कुछ चीजें आती हैं तभी कुछ इनको मुद्दा मिलता है। दोनों में से कौन सी बात ज्यादा सही लगती है? देखिए, सुधांशु जी की बात तो छोड़ दीजिए आप, वो तो राज्यसभा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो जो भाजपा की लाइन होगी उसी लाइन को वो लेंगे, तो उनकी बात पे तो विचार करने का कोई मतलब नहीं है। आनंद जी ने जितनी विस्तृत और गहन जानकारी दी है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इस जानकारी को और भी ज्यादा विस्तार के साथ में सार्वजनिक जीवन में रखा जाना चाहिए ताकि इस सवाल के ऊपर चर्चा हो। मैं तो पहले से ये मानता हूं और लंबे अरसे से कह रहा हूं, मैंने नई परख के मंच पे भी ये बात कही है, पब्लिक इंडिया के मंच पे भी ये बात कही है, दूसरे मीडिया मंचों पे भी ये बात कही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्रोनी कैपिटलिज्म के डिस्टॉर्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म की विकृति की शिकार है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उसी का एक प्रमाण है, और ये नया जो प्रकरण हुआ है, नया एपिसोड हुआ है, ये उसका दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसके अंदर ये लोग सब बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। सरकार ने सन्नाटा जो छाया, सरकार जो चुप्पी लगाए हुए है, वो सब लोग बैठकर ये सोच रहे होंगे कि इस मसले से बचकर कैसे निकला जाए। ये तो इसका एक हिस्सा रहा, और अभी इस घटनाक्रम पे हमें अपनी निगाह रखनी होगी। देखिए, जैसे कि आनंद जी ने कहा कि सारी चीजों के प्रमाण उपलब्ध हैं, सब कुछ ईमेल पे है या इधर उधर है, सब उससे सारे प्रमाणों के सहित बात की गई है। वो उससे बच नहीं सकते। बचने का एक यही तरीका हो सकता है कि एक निर्लजता अपना ली जाए कि हम कुछ नहीं करते, जाइए जो आपका मन करे कर लीजिए। तो एक तो ये तरीका हो सकता है बचने का, लेकिन मुझे नहीं लगता, शायद वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है और विपक्ष इसके ऊपर, सरकार के ऊपर आक्रमण करेगा। संसद में ये सवाल उठाया जाएगा, सड़क पे ये सवाल आया जाएगा। जो पिछली बार ये सवाल दब गया था, अब बड़ा जबरदस्त तरीके से ये सवाल उभरेगा। एक दूसरी बात जो कि राजनीतिक बात है, वो मैं कहने जा रहा हूँ, वो थोड़ा आप लोगों को मुस्कुराने के लिए विवश कर देगी। वो बात ये हल्की भी लग सकती है आपको, आनंद जी ने तो बहुत गंभीर बातें कही हैं, मैं थोड़ी हल्की बात कह रहा हूं। मेरी बात यह है कि जब से 4 जून घटित हुआ है, यानी मोदी जी के हाथ से बहुमत निकला है और 9 तारीख को उन्होंने शपथ ली है, 5 दिन बाद, उसके बाद से देखिए अभी तक एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो लगे कि मोदी जी की किस्मत थोड़ी सी करवट बदल रही है। इस वक्त वो मेरे ख्याल से देश के सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। उनकी सरकार देश की सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है।
दुर्भाग्यशाली सरकार है। और इसमें किसी का कुछ विपक्ष का कोई योगदान नहीं है उनके दुर्भाग्य में, हमारे और आपके जैसे समीक्षकों का कोई योगदान नहीं है उनके दुर्भाग्य में। एक भी काम, एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है 2 महीने से ज्यादा समय, पिछले समय में, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को जरा भी तसल्ली मिली हो, अपने पक्ष में समय के चक्र को घूमता हुआ देखने का संतोष उन्हें प्राप्त हुआ हो, चाहे संगठन के स्तर पर हो, चाहे सरकार के स्तर पर हो, चाहे अर्थव्यवस्था के स्तर पर हो। अब मैं आपको और इनके दुर्भाग्य को और ज्यादा संगीन बना देने वाली कुछ बातें आपके सामने रखता हूं, क्योंकि प्रश्न अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसलिए मैं आपके सामने रखूंगा। रिजर्व बैंक हर साल हर 2 महीने बाद एक सर्वेक्षण करता है रिजर्व बैंक, और उस सर्वेक्षण में बड़े बड़े राज्यों के हजारों लोगों से पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था में आपका भरोसा कैसा है। जो ताजा सर्वे है, जिसकी रिपोर्ट हिंदी के अखबार भास्कर में प्रकाशित हुई है, उसमें बताया गया है कि पिछले 3 साल से लोगों का अर्थव्यवस्था में भरोसा लगातार गिर रहा है। और लोग किस वजह से गिर रहा है? लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। अच्छा, अब इस प्रकार की ये रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं, सरकार इनसे इनकार नहीं कर सकती। सरकार इन आंकड़ों पर चुप्पी, अब सुधांशु जी कह रहे हैं कि विदेशों से ही विपक्ष को चीज मिलती है, ये तो रिजर्व बैंक की देन है। तो सरकार कितना भी हिंदू कर ले, सरकार कितना भी मुसलमान विरोधी विमर्श चला ले, हवाबाजी कर ले, लेकिन ये सब अर्थव्यवस्था के सारे मसले जो होते हैं वो जमीन से जुड़े हुए मसले होते हैं। जब तक जमीन पर ठोस रूप से चीजें घटित नहीं होंगी, तब तक इस सिलसिले में बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों ने विद्रोह किया, ऐसा विद्रोह भारत में क्यों नहीं हो रहा है? अब सब लोगों के दिमाग में भारत में क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके कारण लोग खोज रहे हैं कि भारत में ये विद्रोह, असंतोष है, नाराजगी है, लेकिन विद्रोह क्यों नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की अब चर्चाएं बांग्लादेश की घटना के बाद में, और जहां तक ये क्रोनी कैपिटलिज्म का सवाल है, इसका अर्थशास्त्रीय प्रमाण तो जो मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लेखों के जरिए दे दिया है। वो उसको डबल ए डिस्टॉर्शन कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, और कहते हैं अर्थशास्त्रियों के बीच में ये डबल ए डिस्टॉर्शन प्रचलित है। और फिर बाद में बताते हैं कि डबल ए डिस्टॉर्शन का नाम है अंबानी अडानी डिस्टॉर्शन। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं ताकि लोगों की समझ में आए, ये केवल ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार के आलोचक हैं इसलिए हम लोग इस बात को ज्यादा उछाल रहे हैं। जो लोग सरकार के साथ बरसों तक काम कर चुके हैं, जिनकी राय पर सरकार चलती रही है, आज भी इनके सरकार से अच्छे संबंध है, वो ये मानते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की या भारतीय पूंजीवाद की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें सरकार 1 या 2 घरानों के पक्ष में कुछ इस तरह का हस्तक्षेप करती है जिससे दूसरे पूंजीपतियों को लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है। डबल ए डिस्टॉर्शन का मतलब यह है, जब अडानी जी का पक्ष लिया जाता है या अंबानी जी का पक्ष लिया जाता है, या किसी दूसरे को तंग करके उसके खिलाफ उसके ऊपर रेड डालकर या उसको जांच की धमकी देकर या उसके ऊपर मुकदमा बनाकर इन लोगों को तमाम व्यवसाय थमाए जाते हैं, खासतौर से अडानी और अंबानी को, उस वक्त जो पूरे कारपोरेट दुनिया है, कारपोरेट दुनिया के जो दूसरे पूंजीपति हैं, वो हैरान रह जाते हैं कि ये सरकार लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे ही नहीं रही है ये। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि पूरी जो कारपोरेट पूंजीवाद है उसकी दुनिया विकृत हो जाती है, उसमें गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं, ऊंच नीच पैदा हो जाती है, और उसमें फिर वो लोग डर जाते हैं और फिर लोग निवेश नहीं करते। अब सरकार अपने आर्थिक सर्वेक्षण में कहती है कि आप निवेश नहीं कर रहे, आप रोजगार नहीं पैदा कर रहे, डांट रही है। उधर जब अपने भाषण में वित्त मंत्री भी उनको लताड़ लगाती हैं, लेकिन ये सब नहीं बताती हैं कि भाई ये लोग क्यों नहीं कर रहे। ये लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार केवल 2 ही घरानों का समर्थन कर रही है, बाकी हम लोगों को सरकार ने हमारे हाल पर छोड़ दिया है। जबकि सरकार का पूंजीवाद का नियम यह है, मैं कोई समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूं, वामपंथ की बात नहीं कर रहा हूं, पूंजीवाद का नियम यह है कि सरकार को सभी बाजार की सभी शक्तियों, सभी निजी पूंजीपतियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना चाहिए, सबके लिए फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी चाहिए, न कि केवल 1 या 2 अपने यार घरानों के लिए फैसिलिटेटर की भूमिका सरकार निभाती हुई दिखे। आनंद सर, हमारे देश में जो आर्थिक गड़बड़ियों को आम जनता तक पहुंचाने का एक तरीका रहा है
वो ये कि जनता को सीधे तौर पर बताया जाए कि भाई ये घोटाला हुआ है, 400 करोड़ का घोटाला हुआ है, या जैसे बोफोर्स में कहा गया था कि 64 करोड़ या उससे कुछ आसपास घोटाला हुआ है। क्या अडानी के मामले में इस तरह का कोई सीधा आंकड़ा ना होना, इसी के चलते आम लोगों तक ये बहुत गंभीर रूप में नहीं पहुंच पाता है और कुछ विमर्श पर सिमट कर रह जाता है, कुछ दिनों में शांत हो जाता है, तब तक जब तक कि हिंडनबर्ग की कोई और ना रिपोर्ट आ जाए? क्या हम इसे इस रूप में देख सकते हैं? ये इसकी एक त्रासदी है कि सीधे सीधे आम जनता समझ नहीं पा रही इसे। नहीं, आम जनता समझ रही है और ये आंकड़े भी सामने हैं। ऐसा नहीं है कि आंकड़े नहीं। अडानी के अगेंस्ट जितने चार्जेस हैं वो चार्जेस हैं। मतलब अभी तक वो ये नहीं हुआ है कि वो चार्जेस गलत हैं। देखिए बार-बार बात वही हो रही है। हिंडनबर्ग ही नहीं, हिंडनबर्ग के अलावा तमाम ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिसमें साफ-साफ ये है कि अडानी जी ने ये हरकत की है। अडानी जी ने वो जो रेशियो होता है वो नहीं मेंटेन किया, राउंड ट्रिपिंग की है, अपने पैसे को घुमा के फिर उसी पैसे को लगाया। ये सारी चीजें मतलब अब आप उसको मानने ही को नहीं तैयार हैं। अब आप विसिल ब्लोअर मतलब जो आदमी इसकी शिकायत कर रहा है, बजाय उस शिकायत पे करने के और आपको पता है ये शिकायत सही है, आप ये कह रहे हैं कि कागज कहां से मिला? तुम्हें कागज किसने दिया? ये तुम्हारा सरकारी कागज आया कैसे तुम्हारे पास? अरे भाई सरकारी कागज कैसे भी आया? अगर उस सरकारी कागज में लिखा है कि भाई साहब बेईमानी कर रहे हैं तो उसमें भी तो कुछ बात करो। उसमें बात नहीं करेंगे। अगर इसका और ये एक जगह नहीं हो रहा है। आपने चुनाव के समय भी अगर आपको याद हो, जयराम रमेश जब कहते हैं कि 150 डीएम से अमित शाह डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो अमित शाह चुप रहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अब लिस्ट दीजिए, प्रूफ दीजिए। अरे भाई प्रूफ नहीं दीजिए, आप चेक करिए ना कि इनसे बात हुई है कि नहीं हुई है। कॉल डिटेल लिखवाइए और कहिए और उसमें दिखाइए। अगर दिखे कि नहीं बात की है तो ले जाके जयराम रमेश को बिल्कुल फांसी में लटका दीजिए। आप वो नहीं करेंगे तो मेरा ये कहना है कि ये मुख्य बात से लोगों का ध्यान भटकाते हैं। अडानी जी ने जिस तरह से ये सारा कुछ किया है, ये मतलब जीवीके जो मुंबई का एयरपोर्ट था उसके ऊपर आप मार रेट पे रेट। उसने पहले मना कर दिया था नहीं दूंगा, भाई उसने पैसा लगाया था रेट पे रेट करके उसको इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो कुछ कर पाए। फिर उसने जब अडानी जी को दे दिया रेट खत्म। तो ये तो खुलेआम हो रहा है। इसके लिए कौन सा एविडेंस चाहिए? इसके लिए कौन सा एविडेंस चाहिए भाई? एक महिला जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके वस्त्र फटे हुए हैं, वो अर्धनग्न अवस्था में, अब आप कहिए कि नहीं हमें प्रूफ लो। देश की अर्थव्यवस्था की हालत इन्होंने उस तरह की चिर हरण की कर दी है। बलात्कार हो रहा है भाई देश की अर्थव्यवस्था के साथ और आप कह रहे प्रूफ लो। और क्या प्रूफ लो भाई? इनइक्वालिटी किस हद तक जा रही है? कुछ ही लोगों के पास सारा पैसा जा रहा है। ये सारी चीजें और कौन से आंकड़े चाहिए आपको? और उसके बाद आप इसमें लगे हुए हैं। देश की जनता बिल्कुल समझ रही है और अगर नहीं समझ रही होती, अगर इतने ज्यादा भाई आपको अगर पार्लियामेंट में कोई कह रहा है कि अडानी अंबानी जी इस तरह के हैं तो आप उसको उस पर आप इतने टची क्यों हो जा रहे हैं? आपको अगर याद हो अडानी जी शुरू में कोशिश किए थे आके वो एक अंग्रेजी में, अच्छा होता क्या है ना कि ये लोग, इन लोगों को जो बने हुए लोग हैं उनके रोल मॉडल इस देश में एक दो लोग हैं। इनको लगता है कि झूठ बोल के और टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के वो भी वो कर लेंगे। आपको अगर याद हो जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद अडानी जी भी आए थे, एक लंबा इंटरव्यू दिए थे। सामने साफ लग रहा था कि कोई पढ़ा रहा है क्योंकि हिचक करके अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अरे भाई गुजराती में बोलते बढ़िया फर्स्ट क्लास, या हिंदी में बोलते, बोल रहे थे। उसके बाद कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं? और उन्होंने जनरल जवाब दिए थे। आज तक आपने सुना है कि इसी चोर ने आके कहा हाँ मैंने चोरी की। अरे वो सारे चोर ये बोलते हैं कि चोरी नहीं की। अदालत में 10 साल तक बोलते रहते हैं, वो जब प्रूफ हो जाता था। प्रूफ पूरे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक चीज जो अभय जी ने कहा है, दिक्कत क्या है कि जैसे वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश में, उस सत्ता परिवर्तन की जो गूंज है ना वो हिंदुस्तान में भी आ रही है। और उसका एक मैं पहले भी शायद कहा हूं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं फिर से दर्शकों के लिए बोल दूं, वहां अडानी जी भी लपेटे में आ रहे हैं। मोदी जी अडानी जी को 2015 में अपने साथ बिठा के ले जाते हैं बांग्लादेश, और वहां पे बांग्लादेश में जब ले जाते हैं तो उस दिन का, और ये सारे ऑन रिकॉर्ड्स ये चीजें मैं बोल रहा हूं, बांग्लादेश की थर्मल पावर की मतलब थर्मल पावर, ये जो कोयले से जो बिजली पैदा होती है उसकी कैपेसिटी, उसकी जनरेशन की कैपेसिटी 12,000 मेगावाट थी। उनको 2026-27 तक चाहिए था 12,000 मेगावाट। उस समय उनको चाहिए था 8,000 मेगावाट। कैपेसिटी 12,000 की थी, उनके पास ज्यादा कैपेसिटी थी। और अगर वो कुछ भी नहीं बनाते तब भी वो 25-26 से पहले उनको जरूरत नहीं थी। 2015 की बात है।
मोदी जी जबरदस्ती उनको एक 1600 मेगावाट का एक प्लांट उनके गले में पहना आते हैं, अडानी जी का। और दुनिया में इस तरह का कहीं नहीं हुआ। अडानी जी कोयला लेंगे ऑस्ट्रेलिया से और इंडोनेशिया से, लाएंगे धमेरा प्लॉट ओडिशा, ले जाएंगे झारखंड। इस देश का सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में है। मतलब मुझे ये लगता है कि झारखंड में अगर आप कोयला लेके जा रहे हैं तो आपको हंसी आएगी इस बात पे। अब आप झारखंड में कोयला लेके जा रहे हैं, वो विदेशी कोयला, उस विदेशी कोयले को आप वहां पे एक प्लांट लगाए हैं जिसमें आप सारा पोल्यूशन, वहां सारा नदी का पानी से लेके आपने एसईजेड बनवा लिया है, जिससे लोकल आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़े। एसईजेड में आपको टैक्स की राहत भी होती है, बिजली के दर की भी राहत होती है, वो सारे आप ले रहे हैं। फिर आप पूरे सबको ले जाके एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं बांग्लादेश को। हमें कुछ बिजली नहीं मिल रही है, कोयला बाहर का वो। और उस कोयले में बेईमानी क्या है, बांग्लादेश ने ऑब्जेक्ट किया था। अब देखिए कोयला ये है, वो जो पावर प्रोजेक्ट है वो ये है कि एक्स अगर कोयले का दाम है तो वाई बिजली का दाम होगा, कन्वर्जन कॉस्ट इतनी होगी। अडानी जी एक नहीं, उनके तमाम डॉक्यूमेंट है, ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है। जब अडानी जी कोयले का डॉक्यूमेंट चलता है जहाज, तो वाया दुबई कागज आते हैं। दुबई तक कोयला $10 होता है, दुबई से जब हिंदुस्तान के लिए निकलता है तो वही कागज $40 के हो जाते हैं। ये तो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उनसे अपना वापस मांगा हुआ है पैसा। अब हो क्या रहा है कि जब वो इस तरह की हरकतें बांग्लादेश के साथ किए हैं, जो शेख हसीना ने जिन कारणों से किया होगा, आज उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, आज बांग्लादेश में उस बात को खोला जाएगा। तो ये आप अगर इस तरह से ये कर, श्रीलंका में नहीं खुला था। श्रीलंका के उस चेयरमैन जो पोर्ट ट्रस्ट था, उसने कहा था कि साहब हमने कहा कि हम नहीं दे सकते हैं, हम बिना कॉम्पिटिटिव बिडिंग के नहीं देंगे। तो हुआ कि नेशन टू नेशन, राष्ट्र से राष्ट्र के बीच हम दे सकते हैं। तो ये हुआ कि हाँ राष्ट्र को आप दे दीजिए। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो ठेकेदार साहब थे वो अडानी जी थे। ये तो पोर्ट का उनका मामला श्रीलंका का है। तो मेरा कहना यह है कि ये सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, पता लग ही रहा है, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शायद हमारा, चूंकि हम 140-45 करोड़ हैं, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर होता है। जैसे भाई जितना छोटा है, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा बंगाली लोग, भाई माफी के साथ सारे बंगाली लोगों का थोड़ा जो फ्यूज है वो थोड़ा छोटा होता है। जैसे आप कोई 10 डंडे मारेगा तो हम शायद रिएक्ट करेंगे, बंगाली को आप एक ही बार कहिएगा तो कहेगा कि आप बताते हैं तुम्हें देश में। और इसका ऐतिहासिक प्रमाण है, इस देश के सारे जितने आंदोलन हुए और खास करके इस तरह के हिंसक आंदोलन, वो सारे उनके वहां तो सारे क्रांतिकारी वहीं से शुरू हुए। तो वो भी शायद एक ढाका और बांग्लादेश में हुआ। हमारे यहाँ हम लोग बहुत थोड़ा आराम तलब लोग हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ टाइम लगेगा। लेकिन इसमें प्रूफ की क्या जरूरत है, आप किसी का इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से करा दीजिए, वहां अडानी जी अंबानी जी नजर आएंगे। इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कमल जी। अबे सर, ये आज मैं संजय सिंह का एक प्रेस वार्ता सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये याद आ गया कि मुझे जेल में भेजा गया था क्योंकि मैंने नारा लगाया था अडानी मोदी भाई भाई देश लूट के खाई मलाई वगैरह वगैरह। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी आया, फिर अडानी का मुद्दा भी आया, पर चुनाव में ये केंद्रीय मुद्दे नहीं थे। तो इसके पीछे हमें किस रूप में इसे देखना चाहिए? क्या विपक्ष के प्रयासों में कुछ कमी रह गई कि कुछ प्रयास उन्होंने किया फिर धीरे से छोड़ दिया, या कोई और कारण है जिसके चलते ये सब मुद्दे सामने नहीं आ पाते हैं प्रमुख मुद्दों के रूप में? देखिए, आनंद जी ने आज एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे भी उससे एक नया फिक्रा मिला है और वो बात उनकी बड़ी गहरी है कि ये 140 करोड़ लोगों का 1.5 अरब लोगों का देश है, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर होता है। ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू नहीं करता, इसको और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसलिए जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं, इस तरह की श्रीलंका में हुई हैं, हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो भारत में अभी बहुत लंबे अरसे तक होंगी। दूसरे, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बहुमुखी है और वहां पे एक सेक्टर अगर कमजोर होता है तो दूसरा सेक्टर उसे संभाल लेता है। जैसे आज ही कुछ इस प्रकार का विश्लेषण सामने आया है कि भारत में जो सफेद पोश रोजगारों की, यानी जो लोग यूनिवर्सिटी से निकल के आए, उनको जिस तरह के रोजगार चाहिए होते हैं, वो भारत का सेवा क्षेत्र ज्यादा मुहैया करा देता है। सबको नहीं करा पाता है, लेकिन फिर भी वहां पे एक उम्मीद, सर्विस सेक्टर जो है ना बहुत बड़ा है भारत का, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन बना हुआ है लंबे अरसे से। तो वो इस तरह की कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। भारतीय लोकतंत्र की भी कुछ इस तरह की विशेषताएं हैं कि वो बहुत सारे सेफ्टी वॉल्व उसके अंदर हैं। जैसे कि विपक्ष चुनाव जीत जाता है, राज्यों में विपक्ष चुनाव जीतता रहता है, पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, फिर उसके बाद लोकसभा में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर देता है, सभी उसमें कर दिया, तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिर पहुंचने में और भी ज्यादा देर हो जाती है। तो
अच्छा, दूसरी बात जो इसी में मैं जोड़ना चाहता हूं वो ये है कि हमारे देश में घटनाओं का जो आर्थिक प्रभाव है, घटनाओं का जो राजनीतिक प्रभाव है, जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, उसको सामने आते आते काफी देर लगती है। मैं तो इस बात को मानता हूं और इस बात को तथ्यों से साबित भी कर सकता हूं कि 2024 के चुनाव में कई आर्थिक प्रश्नों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक आर्थिक प्रश्न वो था नोटबंदी वाला। ईडब्ल्यूएस कोटा भी एक आर्थिक प्रश्न है, आरक्षण का सवाल भी एक आर्थिक प्रश्न है, बेरोजगारी का सवाल भी एक आर्थिक प्रश्न है, महंगाई का सवाल भी एक आर्थिक प्रश्न है। ये सवाल भी तरह तरह के आर्थिक सवाल हैं। ये सामाजिक होने के साथ साथ में आर्थिक प्रश्न भी हैं। और ये जब घटित हुई थी घटनाएं ये, तब तुरंत उनका राजनीतिक प्रभाव नहीं देखा गया था। उसका राजनीतिक प्रभाव 2024 में दिखाई पड़ा है। ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, इसका भी राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव तुरंत नहीं दिखाई पड़ रहा है। मेरे ख्याल से इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से क्या है कि मोटे तौर पर कहूं कि जो निजी क्षेत्र है वो निवेश नहीं करता है, केवल सरकार से ही सरकारी निवेश करती है। इस चक्कर में अर्थव्यवस्था में उछाल नहीं आता है। अर्थव्यवस्था में उछाल नहीं आता है तो फिर चीजें गतिरोध का शिकार रहती हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए जमीन तैयार नहीं हो पाती है और वो समस्या लगातार संगीन होती रहती है। और धीरे धीरे कर वोटर उससे नाराज होता रहता है। और जिन जज्बाती हथकंडों का सहारा लेकर इस वोटर को पहले फुसलाया जा सकता था, आज वोटर उन हथकंडों से फुसलाए जाने से इनकार कर देता है। मुझे पक्का यकीन है कि इस वक्त जो घटनाएं हो रही हैं, खासतौर से क्रोनी कैपिटलिज्म के जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, इन प्रमाणों का असर पड़ना शुरू होगा अर्थव्यवस्था पर, और ये हम लोग जल्दी ही इसको देखेंगे। आनंद सर, पिछले हफ्ते जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने या एनडीए की सरकार ने यह कोशिश की कि वक्फ बोर्ड के नियंत्रण से संबंधित जो कानून है वो लोकसभा से पास हो जाए, पर उसको उन्हें जेपीसी को देने का फैसला करना पड़ा। क्या अब इस बात को एकदम खुले रूप में कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने बलबूते पर सारे फैसले करने में काफी असमर्थ हो चुकी है और उसे हर जगह एक रुकावट का सामना करना ही पड़ेगा, और ये बिल पे को जेपीसी में भेजना भी इसी का एक प्रमाण है? देखिए, ये वही है कि एक अभी तक तो ढका छुपा रहता था ना। आप अगर गांव के परिवेश से हैं तो बहुत से घर के झगड़े होते तो बाहर नहीं दिखाई देते थे, फिर घर के झगड़े बाहर दिखाई देने लगते हैं। सबका चूल्हा अलग हो जाता है, सब लोग अलग अलग चूल्हा है, लेकिन भाई द्वार एक है। तो एनडीए एक है, अंदर दरारें बिल्कुल साफ हैं, स्पष्ट हैं, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज हैं। भाई तेलुगु देशम को 5 साल सरकार चलाना है, केंद्र से पैसा चाहिए, वही जनता दल की हालत है। लेकिन वो बिल्कुल साफ दरार दिखाई दे रही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है, वक्फ बोर्ड का जो जितना मैं समझ रहा हूँ, मैं हालांकि इसको वक्फ बोर्ड से पहले मैं एक चीज और कमल जी बीच में रोक के कह रहा हूँ। अबे भाई, 2 चीजें हुई हैं और जिसपे हम लोग खत्म करने से पहले कमल जी एक बार जरूर कर लीजिएगा कि ये हम लोगों ने इस बार जो हमारा लोकसभा और संसद ये राज्यसभा था, इसका सत्र जल्दी क्यों खत्म कर लिया, इस पे 1 मिनट की चर्चा हम लोग लास्ट में जरूर कर लेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वक्फ बोर्ड पे बिल्कुल साफ हो गया है कि तेलुगु देशम, जनता दल यू और एनडीए के और घटक दल भी एनडीए के साथ उस तरह से नहीं है। और मेरी तो बिल्कुल निश्चित मान्यता है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनको लगता है कि भाई जो कहीं से ऐसे जीत के आए जहां पे मुसलमानों ने उनको वोट दिया, इस तरह से किया, उनको भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो वोट तो अगेंस्ट नहीं देंगे, लेकिन बीमार जरूर पड़ जाएंगे, एब्सेंट करेंगे। तो ये वक्फ बोर्ड वाला तो बिल्कुल इनके उल्टा पड़ा है। लेकिन ये हर चीज में ये जिसको कहते हैं ना, किसी समस्या में भी अपना अवसर ढूंढ रहे हैं। जेपीसी को 2 तरह से हैंडल किया जा सकता था। जेपीसी में एक बढ़िया बहस होती, बढ़िया तरह से बात होती, जो कुछ भाई किसी भी लॉ में अगर कोई एक 10 11 12 साल पुराना लॉ हो गया है तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। जैसे बात हो रही है पोर्टल होना चाहिए, बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मार्केट रेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन अगर वहां पे निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्य, अपराजिता सारंगी अगर आपके जो चेंज एजेंट्स हैं, तो फिर भगवान मालिक ही है इस जेपीसी का। कमल।
अबे सर, ये जो लोकसभा का या संसद का जो सत्र अभी खत्म हुआ, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ, तो उसमें तो आनंद वर्धन सर का जो सवाल है वो भी महत्वपूर्ण है कि आखिर वो 3 दिन पहले क्यों हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये भी है कि इसमें हम विपक्ष के प्रदर्शन को और सत्ता पक्ष के प्रदर्शन को कैसे देखें? क्या हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने सरकार को घेर लिया? नहीं, विपक्ष का प्रदर्शन तो लगातार प्रभावी है। मुझे तो उसके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं दिख रही। यहाँ तक कि विपक्ष ने राज्यसभा में तो मसले को यहाँ तक वो ले आए हैं कि पूरी तरीके से राज्यसभा के सभापति को ये अब लगता है कि उनके खिलाफ अभियोग प्रस्ताव आ जाएगा, महाअभियोग प्रस्ताव आ जाएगा। अब वो अभियोग प्रस्ताव पास होता है कि नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस प्रस्ताव के आने से ही एक जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई, पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाएगी कि भाई ये जो सदन के दोनों सदनों के जो सभापति हैं इनका आचरण क्या है और कैसा होना चाहिए। तो विपक्ष अपनी कार्रवाइयों द्वारा, अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा और अपनी पहलकदमियों द्वारा सरकार को लगातार मजबूर कर रहा है कि वो अपना रवैया बदलें। जो सरकार के कारकुन हैं वो अपना रवैया बदलें और ये जो सरकार की पूरी थीसिस है मोदी जी की और भाजपा के रणनीतिकारों की कि कुछ भी नहीं बदला है, हम पहले की तरह ही चला रहे हैं, कंटिन्यूटी निरंतरता वाली थीसिस है। इस थीसिस पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे। देखिए, सरकार की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रतिदिन सरकार का दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है, उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत मुश्किल है कि ये सरकार, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं, 2 महीने में जब ये हालत है तो आप सोचिए कि अगले 6 महीने तक कितनी ज्यादा समस्याएं संचित हो जाएंगी और सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो दिन दूनी रात चौगनी लगातार बढ़ती जाएगी। कमल जी, मेरा आपसे एक जरा मैं समझना चाह रहा हूँ, ये संसद वाला इसको प्रीपोन करके खत्म कर दिया गया। पहले ये बात आ रही थी और ये ऐसा लग रहा था इसका कि जो अभियोग प्रस्ताव आना है हमारे धनखड़ जी के खिलाफ, उससे सरकार बचना चाहती थी इस सत्र में और इसलिए उसने कहा कि नहीं, पहले खत्म करके इसको बंद कर दो जिससे मंडे को न ला पाए। लेकिन मेरा जो हंच है, मेरे पास कोई इसका वो नहीं है, लेकिन मेरा जो हंच है कि हिंडनबर्ग ने कल दिन में एक ट्वीट किया था कि कुछ हम बड़ा डिस्क्लोजर करने वाले हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके पास किसी भी व्यक्ति से, एक इंस्टीट्यूशन, एक स्टेट के पास बहुत ज्यादा और उनके अपने इंफॉर्मेशन होती है कि कहां से क्या आ रहा है। मुझे मेरा हंच कहता है कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी एक कारण था कि इसको जल्दी से खत्म करो, नहीं तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात से आपका जो हंच है, मैं कहता हूं कि इसको हम लोग एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तरह देख सकते हैं कि ये एक तो महाअभियोग एक कारण था, दूसरा कारण हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी रही हो, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट अगर आ जाती, ये वाली रिपोर्ट आ जाती, इसके अंदर ये सेबी की जो सभापति हैं उनका मसला है और ये बहुत प्रमाण समेत है, ये सब सदन में जवाब देना इन लोगों को मुश्किल हो जाता। केवल विदेशी स्रोत से कुछ नहीं होगा। जो बोफर्स का पूरा मसला था, जो राजीव गांधी की सरकार गिर गई और राजीव गांधी चुनाव नहीं जीत पाए, वो तो सारी की सारी सूचनाएं विदेशी स्रोतों से ही प्राप्त हुआ करती थी। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह विदेश यात्राएं करने जाते थे ताकि वो कुछ सबूतों को वहां से प्राप्त कर पाए। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको विदेश कह के आप इससे नहीं बच सकते। मैं बिल्कुल आनंद जी की इस बात से सहमत हूँ, उनके इस आकलन से सहमत हूँ, इसीलिए इसको समय से पहले इसको स्थगित किया गया है। लेकिन इससे आप बच थोड़ा सकते हैं, आप तो केवल जो होना है उसको थोड़ी देर कर जरूर कर सकते हैं, लेकिन बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जब संसद दोबारा शुरू होगी तब तक इस मसले के ऊपर बहुत सारी बहस हो चुकी होगी, बहुत सारे तथ्य सामने आ चुके होंगे, विपक्ष के पास और भी ज्यादा हथियार होंगे इस सवाल के ऊपर। आनंद सर, हो सकता है इस बीच में सेबी की सभापति को अपना पद छोड़ना पड़ जाए, ये इसकी संभावना भी है। आनंद सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मणिपुर नहीं गए कभी, बहुत सारी मांग की जाती रही विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन वो वायनाड गए। क्या हम ये कहें कि वो अपनी आलोचनाओं के प्रति थोड़े संवेदनशील हो रहे हैं, थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक अपवाद है? नहीं, बिल्कुल ये कोई अपवाद नहीं है, ना वो बदल रहे हैं। ये गलतफहमी नहीं किसी को रखनी चाहिए। वो प्रेशर में है, क्योंकि वायनाड का इतना प्रेशर बन गया था लोकसभा में, इतना प्रेशर बन गया था। सर राहुल गांधी नहीं, क्योंकि अब तो राहुल गांधी टेक्निकली वहां के एमपी भी नहीं, लेकिन बाकी सारे केरल के लोग कह रहे थे, उनका मंत्री है गोपी, वो कह रहा था, वो गोपी कॉर्नर्ड हो रहे थे। तो ये तो मजबूरी में गए हैं, ये कोई बहुत स्वेच्छा से वहां नहीं गए।
लेकिन मैं चलते-चलते आज, क्योंकि हम लोग खत्म कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अभय जी कि अगर 2 मिनट एक और चीज़ पे चर्चा नहीं की गई, तो हम लोग भी उस अपराध बोध से ग्रस्त रहेंगे। वो है विनेश फोगाट का बात। विनेश फोगाट की बात मुझे लगता है कि हर फोरम पे, हर जगह लगातार कहते रहना चाहिए, क्योंकि विनेश फोगाट की पूरे प्रकरण में विनेश फोगाट की कोई एक 0.001% भी गलती नहीं है। गलती अगर हुई है तो उसका जो सपोर्ट स्टाफ है उससे हुई है। अब वो गलती हुई है कि वो साजिश हुई है, ये एक बड़ा प्रश्न है, और ये जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अब तमाम वीडियो आ रहे हैं जहां पे विनेश फोगाट को ये था कि उनके साथ ये किया जा सकता है। विनेश फोगाट को ये बार-बार है, और ये ऑन रिकॉर्ड वो हैं जब कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं क्या पिला देंगे, क्या कर देंगे। ये उसने, वो यहाँ तक डोप टेस्ट से भी डरी हुई थी कि मुझे ऐसा कुछ खिला देंगे कि जिससे मैं ड्रग में ना पकड़ ली जाऊं। ये सारे कुछ थी। और ये भी फैक्ट है कि जिस वर्ग में वो खेलती थी 53 केजीज में, उसमें इन्होंने एक दूसरी लड़की का चुनाव किया था। इनको कहा गया था, जो अब ये सब ऑन रिकॉर्ड है, कि अगर या तो खेलना है तो 50 के नीचे खेलो, नहीं तो तुम नहीं जा सकती हो। तो उसके रास्ते बहुत रोड़े अटकाए गए थे, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। नीता अंबानी जी वहां जाके क्या कर रही थी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बाकी लोग क्या कर रहे थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज रात तक शायद वो जो आर्बिट्रेशन वाला है वो शायद अपना कुछ वो दे। ईश्वर करे कि विनेश को कम से कम सिल्वर मेडल तो मिल ही जाए, क्योंकि ये नहीं तो जाती होगी। मतलब अगर कोई ऐसी शक्ति है तो ये भारत देश के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। इस बार हम लोग एज अ स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी हिंदुस्तान बहुत पीछे जाएगा इस एक इंसिडेंट से। अब सर इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे? हालांकि हमने पहले से बात की। जो आनंद जी ने बात कही है, मैं उसके शब्दों से भी सहमत हूँ और उसकी भावना से भी सहमत हूँ। देखिए, विनेश फोगाट केवल एक एथलीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक एथलीट है और वो केवल चुनी। ये एक तथ्य है कि रेसलिंग फेडरेशन ने, जिसके ऊपर ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके ही आदमी संजय सिंह का कब्जा है, उनके ऊपर दबाव डाला गया था कि आप अपने जो ओरिजिनल वेट कैटेगरी है 53 किलो, उसमें आप नहीं खेल सकती, उसमें आप नहीं कर सकती, आपको दूसरी कैटेगरी बदलनी पड़ेगी। तो विनेश फोगाट को मजबूरी में 53 से 50 किलो पर आना पड़ा। तो उनकी मूल कैटेगरी, इसमें टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने प्रदर्शन किया था, वो 53 किलो थी। इससे पहले शायद वो और भी दूसरी कैटेगरी में करती थी, लेकिन 53 किलो उनकी कैटेगरी हो गई थी। तो विनेश फोगाट अगर जंतर मंतर पर धरने वाली घटना नहीं होती, तो बहुत आसानी के साथ रेसलिंग फेडरेशन उन्हें 53 किलो कैटेगरी में प्रदर्शन करने के लिए ले जाती। लेकिन उन्होंने 50 किलो कैटेगरीज में भी बहुत ही अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। बिल्कुल वो स्वर्ण पदक जीतने की कगार पे थी। जिस पहलवान के साथ उनका मुकाबला था, उसको वो पहले हरा चुकी थी। उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। अगर वो मुकाबला ठीक से हो गया होता, ये 100 ग्राम बढ़ने का चक्कर नहीं पड़ता, तो वो भारत को स्वर्ण पदक दिलवा सकती थी, वरना रजत पदक तो बिल्कुल उनका तय था 100%। मैं आनंद जी की इस बात में अपनी बात मिलाता हूं कि मैं भी कामना करता हूं कि विनेश फोगाट को वो एक रजत पदक प्राप्त हो, और वो जाहिर है वो रजत पदक संयुक्त रजत पदक होगा। जिस पहलवान ने कुश्ती लड़का फाइनल में रजत पदक प्राप्त किया है, उसके साथ विनेश फोगाट को भी ओलंपिक में परंपरा है संयुक्त पदक देने की। स्वर्ण पदक भी संयुक्त दिए जाते हैं, रजत पदक भी संयुक्त दिए जाते हैं। तो हम इसी कामना के साथ आज की बातचीत को समाप्त करते हैं कि विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक अगर वो नहीं जीत पाए तो कम से कम रजत पदक, सिल्वर मेडल जरूर मिले। आज की बातचीत के लिए आनंद जी और अभय जी, आप दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में इन दोनों विद्वानों से बातचीत करेंगे। नमस्कार।